ये स्क्रीन कैसे शेयर होगी? We are live now. Namaste everyone. The month of September is celebrated as the Rashtriya Poshan Mah or the National Nutrition Month in order to create awareness related to maternal, infant and child care feeding practices and nutrition, and also to create awareness about interventions such as growth monitoring, anemia management, hygiene and sanitation. National Commission for Protection of Child Rights and New India Junction are celebrating Rashtriya Poshan Mah 2020 with this webinar on children and nutrition. And in order to talk about it, we have with us today Honorable Member Niti Aayog, Dr. Vinod Kumar Paul. But first, I request Chairperson NCPCR, Shri Priyank Kanungoji, to give us a welcome address. आज हम लोग यहाँ इस वेबिनार में जुड़े हैं। हमको डॉक्टर श्री वीके पॉल जी का यहाँ पे सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ यहाँ पर श्रीमती रूपाली बनर्जी सिंह हैं जो मेंबर सेक्रेटरी हैं कमीशन की। हमारे आयोग के सभी सदस्य भी इस वेबिनार के में फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आज एकात्म मानववाद के प्रणेता शलाका पुरुष आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का दिन है और उन्होंने अपना पूरा जीवन अंत्योदय को, अंतिम पंक्ति के आखिरी व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के संकल्प को साकार करने के साथ अपना पूरा जीवन समर्पित किया। एक पूरा कैडर उन्होंने देश में ऐसा तैयार किया जो इस संकल्प को मन में सजोकर आगे बढ़ रहा है। आज उसी का परिणाम है कि एकात्म मानववाद के लक्ष्य को मन में रखकर अंत्योदय को साकार करने के लिए जो पोषण का अभियान, पोषण का महाअभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, उसका आज से 25 सितंबर को हम लोग बच्चे और उनसे संबंधित न्यूट्रिशन पे ये वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। आप सभी लोगों को जानकर ये प्रसन्नता होगी कि हम जिस पोषण अभियान में भागीदारी कर रहे हैं वो दुनिया के सबसे बड़े अभियानों में से एक है और ये इकलौता ऐसा अभियान है जो सरकार ने शुरू किया लेकिन अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आज इस वेबिनार में फेसबुक के माध्यम से जो जुड़ने वाले हैं वो न्यू इंडिया जंक्शन के सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से जो लोग जुड़ने वाले हैं उनमें हमारे सभी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के माननीय अध्यक्षगण, माननीय सदस्यगण, वहाँ के स्टाफ है। इसके साथ ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में काम करने वाले 100 से अधिक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में काम करने वाले ऐसे एनजीओज हैं जो ग्रास रूट पे अपनी प्रेजेंस के माध्यम से काम करते हैं और आयोगों की मदद करते हैं बच्चों तक उनकी समस्याओं का समाधान करने में। तो एक तरीके से ये आज ऐसा मंच एक स्थापित हुआ है जहां शीर्ष पर कन्वर्जेंस का काम करने वाली संस्था नीति आयोग, जो महिला बाल विकास मंत्रालय हमारी आदरणीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी के कुशल नेतृत्व में जिस तरीके से काम करता है, वहां से लेकर के सरकार के सभी विभागों में इस पोषण अभियान में कन्वर्जेंस एस्टेब्लिश करने का काम नीति आयोग बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और बखूबी निभाता है। उसके प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय डॉक्टर पॉल साहब हमारे साथ हैं। इसी प्रकार ग्रास रूट पे सबसे नीचे गाँव में, आंगनवाड़ी में सहयोगी के रूप में जो एनजीओज अपनी मदद पहुंचाते हैं उनके प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये कन्वर्जेंस इसी भाव से चले कि जन आंदोलन आगे इसी भाव से बढ़े और हम जहां एसडीजी के गोल 3 को प्राप्त करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। उसी के साथ साथ 2022 तक स्टंटिंग को 25% तक कम लाने वाले इस महाअभियान को भी हम पूरी तरीके से सफल बनाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी एनजीओज का बहुत बहुत स्वागत है। इस वेबिनार के माध्यम से जुड़ने वाले सभी वॉलंटियर्स का बहुत बहुत स्वागत। प्रियांक जी, उन सुंदर शब्दों के लिए, सुंदर वेलकम नोट के लिए धन्यवाद। Let me now introduce our viewers to the guest of the day, Dr. Vinod Kumar Paul. Dr. Paul is a pediatrician by training. He has been the faculty of Department of Pediatrics, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, since 1985 and has been the head of department for nearly a decade. He has been closely associated with India's health policy and programs in various roles for over 3 decades. As a globally recognized academic and public health exponent, Dr. Paul chaired the Technical Advisory Group on Women's and Children's Health for WHO, Southeast Asia region. He has been a co-chair of the board of the Partnership of Maternal, Newborn and Child Health.
The Government of India appointed Dr. Paul as a member of Niti Aayog in August 2017, where he leads the health and nutrition verticals. He has played a pivotal role in formulating the Poshan Abhiyan and the Ayushman Bharat initiative. Dr. Paul, I now hand over the session to you. We can begin. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री प्रियंक कानूनगो जी, माननीय रूपाली बनर्जी सिंह जी, निवेदिता जी, और आज इस वेबिनार में जो सब हमारे मित्र सब जुड़े हुए हैं, एनसीपीसी परिवार से जुड़ने वाले लोग, जुड़ने वाले लीडर्स, जुड़ने वाले एनजीओ संस्थाएं, मैं उन सब का नमन करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये एक मौका क्रिएट किया है। और आज पोषण के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दों की जो बात मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसमें आप अपना वक्त देंगे और उसमें उसके बारे में सोचेंगे, ये मेरी उम्मीद है। I am very proud of the work that NCPCR has been doing over many years, and even more so in recent times under the leadership of our Honorable Prime Minister and under the stewardship of Chairperson NCPCR, Shri Priyank Kanungo ji, and the entire team. पोषण एक हमारे देश के जो सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, प्रायोरिटीज हैं, ये उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ से ही हमें इस बात को शुरू करना चाहिए। जैसा कि मैं आपके सामने दर्शाऊंगा, हमें इसमें बहुत दूर तक जाना है और ये एक कमी रही है और दुख वाली बात है कि हम पोषण से के जो इश्यूज हैं उससे अभी भी जूझ रहे हैं, कुपोषण से जूझ रहे हैं, अनीमिया से जूझ रहे हैं। लेकिन पोषण अभियान के अंतर्गत इन चीज़ों के ऊपर काबू पाना, इन चीज़ों को सरमाउंट करना, इन इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करना हम सबका कर्तव्य है, जिम्मेवारी है, और हमें इसका आह्वान प्रधानमंत्री जी ने खुद किया है और हमें इसको करके दिखाना है। और मैं आपके समक्ष जो प्रस्तुत करूंगा उसमें मेन चीज़ ये समझाने की बात कोशिश करूंगा कि कौन सी चीज़ है जिससे, कौन सी बातें हैं, कौन से बिहेवियर हैं जिससे कि असल में चेंज आएगी। आपको मैं एक केस बनाने की कोशिश करूंगा कि अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट आवर बिहेवियर चेंज। हमारे देश में उतनी संपन्नता ज़रूर है कि ये हम उन कमियों की वजह से नहीं है कि अन्न नहीं है, खाना नहीं है, लेकिन मैं प्रस्तुत करूंगा कि असली चेंज जो है वो बिहेवियर चेंज की ज़रूरत है। और उसको अपने पीडियाट्रिक्स और चाइल्ड हेल्थ का जो मैं स्पेशलिस्ट हूँ, वो थिंकिंग जो सालों साल मैंने सीखी है, उसको भी आपके सामने मैं इस अभियान के साथ जोड़ते हुए प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि दो टर्म्स को यूज़ किया जाता है, तो थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से आज लेंगे इस बात को। और मैं समझता हूं कि हम जब साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं, रैशनल और बेसिस के ऊपर जाके सोचते हैं, तो जो हम कर रहे होते हैं उसका जो लॉजिकल बेसिस है वो भी समझ आता है, लॉजिकल हमें करना क्या चाहिए वो भी समझ आता है, और एक नई ऊर्जा मिलती है सारी हमारी हिम्मत को और हमारे जोश को। तो ये प्रस्तुत कर रहूँगा कि 3 बच्चे हैं यहाँ पे। एक बच्चा जिसने लाल निकर पहनी हुई है, उसको अगर आप ध्यान से देखें तो वो खड़े हैं और ऊपर एक डॉटेड लाइन है जो लगभग उसमें ये फिट हो रहे हैं। तो ये मान लीजिए ये 5 साल का बच्चा है, तो अगर हम उसको देखते हैं तो ये इसकी हाइट भी नॉर्मल है, जो 5 साल के बच्चे की होनी चाहिए, हाइट का पैरामीटर है ऊपर, और उसको हम देखें तो ये कमज़ोर भी नहीं लग रहा है, ठीक जैसा लग रहा है। और अगर हम इसको प्रोग्राम की भाषा में बोलें तो इसका वज़न जो है वो 5 साल के बच्चे जैसा है और इसकी हाइट जो है, लंबाई भी 5 साल के बच्चे जैसी है। तो ये एक नॉर्मल हुआ, नॉर्मल बच्चा वो हुआ जिसकी हाइट अपनी उम्र के हिसाब से है और जिसका वजन जो है वो अपनी उम्र के हिसाब से। आज हम इसी की चर्चा कर रहे हैं, एनीमिया की तरफ मैं आज नहीं जाऊंगा, उसके लिए अलग से फिर मिल सकते हैं। फिर एक दूसरा बीच वाला बच्चा है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी हाइट जो है वो तो नॉर्मल जैसी है, लेकिन ये तो पतला सा दिखाई दे रहा है, वीक दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसका वजन लेंगे तो हम पाएंगे कि ये बच्चे का वजन जो है वो 5 साल के बच्चे की उम्र जैसा नहीं है, उससे कम है।
तो क्या है ये बच्चा पतला है, ये बच्चे को हम वेस्टेड बच्चा कहते हैं, वेस्टिंग हो गई है इसकी। हाइट अच्छी है लेकिन वजन में कहीं पे वीकनेस है, दिख रहा है, ये लग रहा है कि बीमार बच्चा है, ये सूखापन दिखाई दे रहा है इस बच्चे में, थिन है। ऐसे बच्चे हमारे सामने आते हैं और ऐसे बच्चे बीमार भी होते हैं और दिखेंगे। ये वेस्टेड बच्चा जो है एक प्रकार का एक कुपोषण की एक टाइप है, तो ये वेस्टिंग की टाइप है कुपोषण में। उसके आगे एक और बच्चे को देखिए, इस बच्चे को अगर हम जल्दी में देखेंगे तो लगता है कि शायद 3.5 साल का बच्चा है, क्योंकि बाहर तो इसको कोई पतलापन नहीं दिखाई दे रहा है, वीक भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इससे उम्र पूछो तो वो कहता है कि मैं तो 5 साल का हूं। तो ये बच्चे में क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी हाइट जो है वो 5 साल के बच्चे जैसी नहीं है, ये तो शॉर्ट है, लेकिन वजन जो है वो दिखने में वीक नहीं लगता, लेकिन अगर हम इसका हिसाब करें तो इसका वजन जो है वो भी 5 साल के बच्चे से कम होगा और उसकी हाइट भी 5 साल के बच्चे से कम है। तो ये बच्चा देखने में लगता है कि 3.5 साल का है, और अगर 3.5 साल का हो तो ये ठीक ही लगेगा। तो इस बच्चे को हम स्टंटेड कहते हैं। स्टंटेड है क्योंकि ये ठिगना बच्चा है। तो ये 2 तरह के कुपोषण के रूप हैं, जैसे कि मैं वेस्टेड हो सकता हूं या मैं स्टंटेड हो सकता हूं, और तीसरी टाइप है जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन है कि बच्चा लंबाई में भी कम है और देखने में भी वेस्टेड लग रहा है, वो भी तीसरी चीज आती है और वो भी एक तरह का है। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल 2 है कि अगर हाइट नॉर्मल है और वेट नॉर्मल है तो नॉर्मल बच्चा है, हाइट ठीक है लेकिन वजन जो है उस उम्र के हिसाब से कम है और वो बच्चा जो है वो पतला दिखाई देगा है। तीसरा बच्चा जो है वो है स्टंटेड बच्चा है, जो बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से उसका वजन कम है और अपनी उम्र के हिसाब से उसकी हाइट जो है वो कम है। लेकिन अगर अपनी हाइट को ही हिसाब लगाएं तो वजन को करें तो वो ठीक है। आप समझ गए, जिस बच्चे की हाइट 110 सेंटीमीटर होनी चाहिए उसका कुछ वजन है, लेकिन अगर वो 90 सेंटीमीटर है तो उसके हिसाब से इसके वजन में कमी नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि ये याद रखें कि 2 तरह के बच्चे होते हैं, कि स्टंटिंग होती है और एक वेस्टिंग होती है। हमारे देश में लगभग 20% बच्चे वेस्टेड हैं जो पतले दिखाई देते हैं, और ठिगने जो बच्चे हैं उम्र के हिसाब से जिनकी हाइट कम है वो अभी भी 35-36% बच्चे हैं। इसमें आपको याद रखना होगा कि जो ठिगनापन बनता है, स्टंटिंग बनती है, वो वाला कुपोषण है जो महीनों महीनों तक चला हुआ है। तो जब महीनों महीनों तक चलता है तो बॉडी ग्रो नहीं करती, वो छोटी रह जाती है, लेकिन देखने में एडजस्टमेंट हो जाती है, वो कमजोर नहीं दिखाई देता। और जब अंडर न्यूट्रिशन एकदम से आती है, जैसे खुदा ना खास्ता कि इस पीरियड में कोविड में खुराकों में अगर कमी आई हो, टेक होम राशन में कमी आई हो, तो जो एकदम से वजन में कमी आती है खुराक ना मिलने से, उसको हम वेस्टिंग कहते हैं। तो इसका अंतर हमें मालूम होना चाहिए। क्रॉनिक जो प्रॉब्लम है वो स्टंटिंग पैदा करती है और एक्यूट प्रॉब्लम जो है वो वेस्टिंग पैदा करती है। ये दोनों ही रूप हैं और इसको हमने नीचे लाना है। स्टंटिंग को हमने 25% से नीचे लाना है, ये हमारा वायदा है 2022 तक, और वेस्टिंग को भी कम करके हमने 10% से नीचे लाना है। अब आगे चलेंगे जरा तेजी से। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी 8% प्रोडक्टिविटी जो है वो इसीलिए खत्म हो जाती है देश की कि हमारे बच्चे छोटे हैं। और मैं अभी दर्शाऊंगा आपको कि छोटे बच्चे बड़े होकर भी छोटे ही रहते हैं, उनकी में कमियां रह जाती हैं। यह भी कहा जाता है कि अगर हम न्यूट्रिशन में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो 1 रुपया करेंगे तो 38 रुपये वापस आते हैं। तो अगर हम न्यूट्रिशन देश की ठीक करते हैं तो देश का जो भला होता है, प्रोडक्टिविटी वापस आती है, वो उससे देश को फायदा पहुंचता है। और ये भी देखेंगे कि अगर हाइट जो है स्टंटेड जो ना हो, ठिगनापन ना हो, तो 1 सेंटीमीटर इंक्रीज होने से वेजेस को अर्न करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है लगभग 4 से 6%। ये क्यों होता है? क्योंकि जो स्टंटेड बच्चा होता है वो बाद में भी छोटा अडल्ट बनता है, उसमें ताकत नहीं होती, वो छोटा ही रह जाता है। आगे इस चीज को मैं दर्शाना चाहूंगा। तो वी पे अ प्राइस। आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन साइट में जाके देखिए, मेन भी और विमेन भी पतले पतले होते हैं, शॉर्ट होते हैं। ये
एंड तक भी इसका नुकसान होता है और दिमाग पे भी नुकसान होता है, वो मैं आपके सामने दर्शाऊंगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है, मैं चाहूंगा इसको ध्यान से देखिए और अपने मन में इसकी पिक्चर बना लीजिए, क्योंकि ये जो जन्म पत्री है अंडर न्यूट्रिशन की उसको दर्शाता है। अब नीचे मैंने एज इन मंथ्स लिखी है, ये एक्चुअल डेटा है, जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है उसका डेटा है, एक्चुअल रियल डेटा है देश का। और दूसरी तरफ है बच्चों के कितने प्रोपोर्शन में ये चीज हो रही है। और हम क्या दर्शा रहे हैं आपको, हम दर्शा रहे हैं कि स्टंटेड बच्चे कितने हैं। स्टंटेड का जो रूप है अंडर न्यूट्रिशन का 34% तो है, लेकिन ये कहानी डेवलप कैसे होती है। तो देखिए, पैदा होने पर लगभग 15, 16, 17% बच्चे ऑलरेडी स्टंटेड हैं। आप देख रहे हैं ग्राफ जो है वो 0 से शुरू नहीं हो रहा पैदा होने पे, वो 15, 10 और 20 के बीच में 16-17% पे शुरू हो रहा है। हमारे बच्चे पैदा होते ही छोटे हैं, अंडर नरिश्ड हैं, स्टंटेड हैं। तो अगर हमने इसको ठीक करना है तो फिर बाद में जो हम मर्जी मेहनत करें वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुरुआत ही ऐसे हो रही है। हमें वापस पिछली तरफ जाना पड़ेगा, और जब हम पिछली तरफ जाते हैं तो हमें माँ की जो सेहत है उसके ऊपर नजर डालनी पड़ेगी। एडोलेसेंस में जो हम सेवा करते हैं, जो प्राप्ति होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसके ऊपर आधारित है। ये बच्चे को खाना खिलाने के बाद में या बच्चे के लिए जो मर्जी हम इम्यूनाइजेशन कर लें, ये बदल नहीं सकता। तो एक सबसे पहला मैसेज मैं आपको अब जो दे रहा हूं वो ये है कि अंडर न्यूट्रिशन का जो रूप हम देखते हैं बाद में कि छोटे बच्चे घूम रहे हैं, 35% हैं, 34% हैं, तो उसकी शुरुआत में ही 17% जो पार्ट है वो पैदा होने से पहले ही हो जाता है। इसलिए वुमन एम्पावरमेंट और जो बातें मैं आगे लेके आऊंगा, और बर्थ स्पेसिंग है, एज एट मैरिज है, एज एट बर्थ चाइल्ड बर्थ है, उसकी बात आएगी इसके ऊपर। तो ये सबसे पहले लेके दें। अब आगे क्या हो रहा है, पहले 6 महीने में जहां मैंने पहली लाइन ड्रॉ करी है कि थोड़ा सा बढ़ जाता है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब इस पीरियड में बच्चे की खुराक क्या है, बच्चे की खुराक है ब्रेस्ट फीडिंग। तो शायद हम फेल हो रहे हैं, इसको दर्शाऊंगा मैं आपको। आप देखिए कि 17% जो है क्यों 20% हो जाता है 6 महीने आते आते हम सबके सामने इस समाज में। तो कुछ तो गलतियां हो रही है, शायद बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे, देखभाल नहीं कर पा रहे, या हो सकता है कि वो घर की जो बाकी समस्याएं हैं उसका भी हिस्सा बनते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये 6 महीने तक तो थोड़ा सा बढ़ा, 17 से 20 हुआ, राइट। अब आगे देखिए क्या हो रहा है, 6 महीने पे हमारे की उम्र के बच्चे के उसके बाद में एक तरह से देखा तो एक कैटास्ट्रॉफी हो रही है, एक भयानक सीन सामने आ रहा है कि एक सीधी लाइन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 20% से लेते लेते जाके ये 45-40 जाते जाते 2 साल पे सेटल होके 40% हमारे बच्चे जो हैं वो कुपोषित हो जाते हैं। मैं दर्शा रहा हूं आपको कि जब हम 2 साल पे नजर डालते हैं 2 साल के बच्चों पे, तो हमारे बच्चे लगभग 38% मैंने बताया स्टंटेड हैं। लेकिन जो मैं 6 महीने के बच्चों के ऊपर नजर डालता हूं तो सिर्फ 20% हैं। तो ये जो दुगना हो गया है, ये जब 6 महीने के बाद जो बच्चा बड़ा होता है, हम सब इस एक्सटेंट तक फेल हो रहे हैं, और इसके ऊपर नजर डालनी पड़ेगी कि। और देखिए, जैसे मैंने कहा, पैदा होने से पहले जो होगा वो तो परोक्ष है, ये हमारे सामने हो रहा है। जो 17 से 20 हुए 6 महीने तक, वो भी सामने है, लेकिन 6 महीने के बाद एक स्टीप राइज हो रही है कुपोषित बच्चों में। ये हम सबका बड़ा एक बेसिस है और इसको हम ठीक कर सकते हैं। ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, इसी को थीम को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि 6 महीने के बाद ये क्यों ऐसी खराबी हो जाती है, क्यों हमारे बच्चे 6 महीने के बाद नहीं पनपते बहुत सारे उनमें से, और कहाँ 17% बर्थ पे है, और 2 साल पहुंचते पहुंचते 40% बच्चे हमारे कुपोषित हो जाए हमारी नजरों के सामने। ये एक जो लर्निंग है इस ग्राफ से, मैं चाहूंगा कि आप इसको सोचिए। अब 6 महीने से 24 महीने तक का पीरियड क्रूशियल है। आप ये भी देख लीजिए कि जो दो साल पे जो हमारी बच्चे की हाइट होती है, अब ध्यान से सुनिए ये बात, एक हाइट जो 2 साल पे होती है, जो भी अडल्ट की हाइट उसका 2 गुना होती है। नॉर्मली ये हाइट जो है कोई 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए 2 साल, 1 साल पे 75, 2 साल पे 87 सेंटीमीटर होनी चाहिए एवरेज में।
और उसका डबल करेंगे तो हमारा पोटेंशियल है कि 170 सेंटीमीटर 166 सेंटीमीटर बच्चे की हाइट होनी चाहिए। जो बच्चा 2 साल की हाइट जो है 70 सेंटीमीटर है वो 140 ही हो सकता है। जो लड़की की हाइट जो है 2 साल पे 87 सेंटीमीटर की बजाय आप मान लीजिए 75 सेंटीमीटर है तो 150 सेंटीमीटर होगी, 5 फुट, वो नहीं बढ़ सकती। तो सारी ही कहानी 2 साल पे एक्चुअली खत्म हो जाती है आगे इन टर्म्स ऑफ हाइट, और ब्रेन की भी बात अभी करूंगा। तो अगर ये 2 साल जोड़ें और 9 महीने हम प्रेगनेंसी के जोड़ें तो पहले 1000 दिनों में ही सब कुछ सेट हो जाता है। हम उसके बाद जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, खिला लें, कुछ भी कर लें, ठीक है, वो ये चीज वापस नहीं आ सकती, ये हमें मालूम है। सो सेकंड मैसेज क्या मिला? सेकंड मैसेज ये मिला कि 6 महीने से लेकर 24 महीने तक हम बहुत फेल होते हैं। तीसरा मैसेज ये मिला है कि पहले 1000 दिन जो है वो क्रूशियल है। 2 महीने के बाद में जो आप मर्जी कर लीजिए, स्कूलों में जाके खिलाइए, वो अच्छी बात है, उस फूड से मिलने से बच्चे की तृप्ति होती है, बच्चे का ख्याल होता है, ठीक है। लेकिन अगर कहें कि उसकी हाइट बढ़ जाएगी और कुपोषण का जो रेट है वो ठीक हो जाएगा, सॉरी, वो नहीं होगा। वो पहले ही जो बातें 2 साल तक हो रही हैं उसके ऊपर आधारित है। अब हम जरा ब्रेन की बात करते हैं। ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, एज है ईयर्स में, बड़े ऊपर वाले ग्राफ की बात कर रहा हूं, और ऊपर है ब्रेन का साइज क्या है, वजन क्या है। ब्रेन का वजन जो है एडल्ट में ऊपर लाइन बढ़ती बढ़ती जब जाती है तो 1200 ग्राम के करीब होता है। 1200 ग्राम का ब्रेन होता है अडल्ट में, लाइन सीधी हो जाती है। ये कब तक बन जाता है आप देखिए, 4 महीने, 4 साल तक, उसके बाद बढ़ता ही नहीं। 4 साल का जो हेड साइज होता है अडल्ट का भी हेड साइज वही होता है, ये पक्की बात है, आपके सामने दर्शा रहा। लेकिन अब अगर 2 साल वाली लाइन है जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, तो आप देखेंगे कि 1200 ग्राम में से 1000 ग्राम जो है, 85% ऑफ द ब्रेन ग्रोथ इज ओवर बाय 2 ईयर्स। जो बनना था बन गया, थोड़ी बहुत आगे 1.5-2 साल में तरक्की हो रही है ब्रेन में, वो भी कनेक्शंस बनते हैं ज्यादा। लेकिन अल्टीमेटली ब्रेन की 85% ग्रोथ इज ओवर बाय 2 ईयर्स। आप उसके बाद जो मर्जी कर लीजिए, हमारे पास कोई विधि नहीं है कि हम कोई ट्रांसप्लांट कर रहे हैं कि ब्रेन की शक्ति बढ़ जाएगी, कॉग्निटिव की शक्ति बढ़ जाएगी, लैंग्वेज एबिलिटी बढ़ जाएगी, कुछ नहीं हो सकता। अगर 2 साल का बच्चा स्टंटेड रहा और उसके ब्रेन का ग्रोथ जो है 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम है, या उसके बजाय में 800 ग्राम है, तो वो 200 ग्राम की कमी जो है या उससे भी ज्यादा कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ये वक्त वापस आता ही नहीं है, ये हमारी साइंस कहती है। अगेन क्या बात उभर के आई कि 2 साल तक ही कहानी अब हो जाती है। पहले 1000 डेज इंक्लूडिंग 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी आर इंपॉर्टेंट। और जो साइड में ग्राफ है ये और भी क्लियरली दिखाता है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बिहेवियरल डेवलपमेंट है, इसका भी जो सारा सब कुछ होना है जो वो खत्म हो जाता है पहले ही 2 साल में। अब आगे बढ़ते हैं, इसी बात को लेके सम अप करता हूं कि 2000 डे आर द की, 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ, ये 1000 डेज बन गए। पहली बात है कि हमने वो NFHS वाले ग्राफ में देखा कि अंडर न्यूट्रिशन होता ही इस पीरियड में, ठीक है, कि हम फेल हो रहे हैं, नुकसान भी इसी पीरियड में हो रहा है। दूसरी तरफ से देख रहे हैं तो 1000 दिन हाइट को बनाने के लिए भी चाहिए, ब्रेन को बनाने के लिए भी चाहिए, लैंग्वेज के लिए भी चाहिए, मैथमेटिक्स के लिए भी चाहिए। ये भी 2000 दिन की कहानी है। और मैंने ये भी आपको बताया है कि अगर हम 1000 दिन में फेल हो जाएंगे तो जैसे 2 साल की उम्र वाला डबल करेगा अपनी हाइट को, उसको तिगुना नहीं कर सकता, 2.5 गुना नहीं कर सकता, तो गेम इज अप। इसकी वजह से मैं शॉर्ट रहूंगा और मेरे को फैक्ट्री में काम करने के लिए, दौड़ने के लिए, एथलीट बनने के लिए मेरे में कमी रह जाएगी। इसी तरह से ब्रेन में जो नुकसान होना था वो भी हो गया, IQ भी गया, 2-3 पॉइंट गए, 10 पॉइंट गए, लर्निंग में कमी आएगी। और जैसे बच्चे जो छोटा होगा, ब्रेन डेवलपमेंट में इफेक्ट होगा, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बाकियों के बराबर कैसे हो सकती है? आप अंदाजा लगाइए कि अगर हम मानते हैं कि 34% बच्चे, चलो 30 ले लीजिए, 30% बच्चे अंडर नरिश्ड, राइट। हमारे हर साल में लगभग 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, तो 30 भी लीजिए तो बने कोई 80 लाख के करीब बच्चे बन गए, राइट, 1/3। तो 80 लाख बच्चे जो हैं हमारे,
वो अगर उनका 2 IQ पॉइंट भी गए, विच इज नथिंग, तो 160 लाख IQ पॉइंट देश के उड़ गए हर बार, हर साल। ओके, तो 160 लाख IQ पॉइंट अगर चाइना के मुकाबले इस देश के खत्म हो गए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कितनी पीछे की तरफ हम खिंच जाते हैं इस कंपटीशन में और कैपेबिलिटी में। तो इसको हमें ठीक करना ही होगा। इसीलिए मैंने कहा कि अंडर न्यूट्रिशन का जो प्रभाव है हमारे देश के लिए, सबसे बड़ी हमारी जो चुनौतियां हैं उनमें से है। अब मैं आगे बढ़ता हूं चौथे मैसेजेस की तरफ। इसमें 2-3-4 चीजें बताऊंगा। पहली बात है कि आपको मैं समझाना चाहूंगा कि कुपोषण जो है उसके 3 मदर्स हैं, उसकी 3 माएँ हैं, 3 मदर्स ऑफ कुपोषण। सबसे पहले है कि बचपन में ही मैं छोटा पैदा हुआ। जैसे मैंने दिखाया कि अगर हम अब जाते हैं गांव में और बच्चों को इकट्ठा करो 5 साल के नीचे और बोलो कितने लोग कुपोषित हैं, हिसाब लगाएंगे, तो ये बताना चाहूंगा कि उनमें से 1/4 जो है वो इसलिए कुपोषित हैं क्योंकि वो पैदा ही छोटे हुए। ओके, तो जब हम कम्युनिटी में जाते हैं तो जो बच्चों को इकट्ठा करो जो कुपोषित हैं, तो आप पाओगे कि उनका और कोई कसूर नहीं था, घर में खाना भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पैदा ही छोटे हुए तो वो छोटे रहते हैं। तो सबसे पहली मदर ऑफ कुपोषण इज कि जो रियल मदर है वहां से, और जेनेटिक्स की वजह से, और जो एक एपिजेनेटिक फिनोमिनन है कि छोटी लड़की है वो कुपोषित हुई, फिर उसका बच्चा भी जो आगे हुआ जाके वो भी छोटा हुआ, ऐसे जनरेशनल साइकिल्स हैं। माँ की हेल्थ की बात आती है, इसको मैं एलैबोरेट करूंगा। सो द इंटरवेंशन फॉर दिस विल बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम लेट्स से फूड, एंड दैट फूड फॉर whom? फॉर द मदर। सेकेंड, 25% अंडर न्यूट्रिशन इसलिए होती है कि बच्चों को बीमारियां होती है। भले चंगे बच्चे को भी जब बीमारी होती है, पर्टिकुलरली डायरिया या निमोनिया, तो बच्चे का वजन गिर जाता है, और जो डायरिया 2.5 हफ्ते चलेगा, 2 महीने चलेगा, वो बच्चे की फिर हाइट जो है वो अफेक्ट हो जाएगी। टीबी हुआ, हाइट अफेक्ट हो जाएगी। क्रॉनिक निमोनिया हुआ, उससे हो जाएगी। तो सीरियस इलनेस, पर्टिकुलरली डायरिया, कुपोषण में अपना योग देता है। खाने की कमी नहीं है, सब कुछ चीज की कमी नहीं है, लेकिन दस्त की बीमारी होगी, निमोनिया की बीमारी होगी, टीबी की बीमारी होगी, तो कुपोषण होगा। तीसरा मुद्दा है जो कि हम जनरली समझते हैं कि कुपोषण इज अबाउट पोषण। सो फूड इंटेक जो है वो 50% की स्टोरी है, पहले तो ये ले लीजिए। फूड का जो इशू है वो 50% इज बिकॉज ऑफ फूड इश्यूज, 1/4 इज बिकॉज ऑफ द इलनेसेस, एंड 1/4 इज बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एट बर्थ। तो फूड को जितना मर्जी कर लीजिए, वो भी हम नहीं करते, अभी मैं दर्शाऊंगा, लेकिन उससे आधा कुपोषण ठीक होगा। कॉन्वर्सली आप डायरिया और निमोनिया को अच्छा मैनेज करो तो 25% कुपोषण खत्म हो जाएगा। ये भी एक समझना हमें जरूरी है। यहां पे एक और बात आती है जो मैं समझाना चाहूंगा। कई बार हम उन चीजों पे चले जाते हैं जो कि इस दायरे से दूर हैं। जैसे कहा जाएगा कि ठीक है जी, एग्रीकल्चरल वो करिए, चीजें बनाइए, उन चीजों पे वो जो बातें हैं, जो मर्जी आप वहां करो, जब तक ये 3 मुद्दे एड्रेस नहीं होते, बच्चे का साइज बदलेगा नहीं। तो ये कहना कि हाँ किचन गार्डन बना लिया, इट डज नॉट मीन ऑटोमेटिकली कि न्यूट्रिशन ठीक हो जाएगा। हाँ, उससे फायदा होगा, जो उसे खाना मिले वो बच्चे को मिलना चाहिए, जब तक उसके अंदर नहीं जाता। तो ये चीजों का तो जो बहुत डिस्टल जब जाके हम कहते हैं कि सुधार होगा, वो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि अल्टीमेटली इट फ्लोज थ्रू दीज 3 पाथवेज। अब हम इनको 1 by 1 जल्दी से लेंगे। तो पहले ही मैंने इंट्रोड्यूस किया है कि मैं छोटा बच्चा पैदा हुआ तो वो कुपोषित होगा, पैदा होते ही एक्चुअली कुपोषित है वो, राइट। जैसे मैंने दिखाया 17% जो बच्चे हैं वो छोटे ही पैदा हो रहे हैं और स्टंटेड हैं, फिर आगे जाके भी स्टंटेड रहते हैं। अब ये 2 बच्चों को मैं दर्शा रहा हूं, एक राइट साइड पे बच्चा है जो पतला सा है, एक लेफ्ट में बच्चा है जो भला चंगा दिखाई दे रहा है। जो बच्चा राइट वाला पैदा हुआ है ये ऑलरेडी कुपोषित है, इसके लिए और कोई लेबल की जरूरत ही नहीं है, ये 17% में गिनका जा रहा है। अगर हम इसको, अब हमारी ड्यूटी क्या है कि जो होना था पहले हो गया, अगली बारी ऐसा ना हो, उस माँ का ख्याल होना चाहिए, उस एडोलेसेंट गर्ल का ख्याल होना चाहिए, लेकिन इस बच्चे को हमें लाइन में लेके आना है कि ये अपनी कुपोषित व्यवस्था से ऊपर आके नॉर्मल बच्चा बने। तो आपको याद रहना चाहिए कि
जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं हमारे देश में, उनकी विशेष देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी कुपोषित हैं, उनको उस लाइन से उठा के नॉर्मल करना चाहिए। तो छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इसकी बात बहुत कम लोग करते हैं। लो बर्थ वेट बच्चों की केयर बहुत जरूरी है कुपोषण को खत्म करने के लिए। उसका प्रिवेंशन अलग इश्यू था, लेकिन जो पैदा हो गए ऐसे बच्चे, वो आगे भी कुपोषित रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि 25% बाद में जो कुपोषण पाते हैं हम लोग, वो छोटे बच्चे होते हैं पैदा होने के समय। तो उनको हमें अच्छा ख्याल रखना, जो मैं ब्रीफली आगे बताऊंगा। अब आता है कि हमारे बच्चों का साइज जो छोटा है 17% और उसका असर 25% चाइल्डहुड कुपोषण पे होता है, उसके लिए क्या करें? उसके लिए 7 मुद्दे हैं। पहले तो ये बच्चियों की सेहत का ख्याल रखना, उनको पढ़ाना, उनको एम्पावर करना, ये एक स्पेशल एक याद रहना चाहिए। ये कहानी वहां से शुरू होती है। दूसरा है कि एडोलेसेंट गर्ल जो है, बाद में जो मां बनने वाली है, उसकी सेहत का, उसकी खुराक का, उसकी एम्पावरमेंट का, उसकी हाइजीन का, उसका स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। तीसरा जो कि डुएबल है, वो क्या है कि बच्चे का जो चाइल्ड बर्थ है, बच्चा पैदा होना चाहिए, वो 20 साल के ऊपर होना चाहिए। 21, 22, 23 पे होने चाहिए बच्चे। तो शादी जो है वो 18 से पहले तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। अगर हम शादी को डिले करते हैं, चाइल्ड बर्थ को डिले करते हैं, तो बच्चों का साइज बेटर होता है, बच्चे बेटर वेट होते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, जो 16 साल की बच्ची जो बच्चा पैदा करेगी, वो बच्चा छोटा होगा, प्रीमेच्योर होगा, कुपोषित होगा, लो बर्थ वेट होगा। 23 साल वाला जो बच्चा पैदा होगा, माँ की उम्र का 23 साल जो पैदा करेंगी, वो बच्चे का चांस है कि वो नॉर्मल होगा। तीसरी बात लेके आती है कि प्रेगनेंसी से पहले माँ को स्वस्थ होना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्शन का ख्याल रखना है, फूड तो शादी हो गई तो पहले ही, प्रेगनेंसी से पहले भी ख्याल रखें। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात वो है कि बर्थ स्पेसिंग जरूरी है, कि बच्चे का बर्थ 20 साल की उम्र के बाद हो और दो बच्चों में 3 साल का अंतर हो। जब बच्चों के पैदाइश में अंतर 3 साल से कम होता है तो बच्चे हमारे छोटे पैदा होते हैं। फिर एंटीनेटल केयर की बात है कि उसका ख्याल किया जाए, कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। फिर जो बर्थ के ऊपर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसका बचाव जो है वो हमें अच्छी जगह पे जाके बच्चे की डिलीवरी होनी चाहिए। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं, इन्फेक्शंस की बात करें। जैसे मैंने कहा कि डायरिया से 25% अंडर न्यूट्रिशन होता है, तो उसमें क्या बचाव हो सकता है? बहुत बचाव हो सकता है। सैनिटेशन, स्वच्छ भारत, सेफ वाटर, उसका भी प्रावधान किया जा रहा है। हैंड वॉशिंग, एक तो ये हो गया। दूसरा है कि टीके लगेंगे बच्चों को डायरिया के, उसका रोटावायरस वैक्सीन है तो सब बच्चों को मिलना चाहिए। खसरे से भी बीमारी होती है, उसका खसरे का वैक्सीन है। टीबी के बचाव का बीसीजी वैक्सीन है। निमोनिया का न्यूमोकॉकल वैक्सीन है। एचआईवी वैक्सीन है। तो बच्चों का टीकाकरण होना हमारे कुपोषण की लड़ाई में एक बहुत बड़ा वेपन है। 100% बच्चों को मिलना चाहिए टीका, ये बात है। दूसरा है कि डायरिया में जल्दी पकड़ में आए और ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन के अलावा जिंक को देना चाहिए। हर बच्चे जिसको डायरिया होता है उसको जिंक 14 दिन तक जिंक मिलना चाहिए। ये हमारे नेशनल प्रोग्राम का हिस्सा है। चाहे मैं एम्स में बैठ के डायरिया का इलाज कर रहा हूं बच्चे का, या चाहे आशा बहन जी कर रही हैं कम्युनिटी में जाके, हमारी दोनों की प्रिस्क्रिप्शन में ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन और जिंक लिखा जाना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन जिंक हम कितना इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ 30% जो डायरिया के एपिसोड उसमें करते हैं। हमें 100 पे करना होगा, तब इसका असर, उनकी जान भी बचेगी और कुपोषण भी ठीक होगा। अब इसी को सम अप कर रहा हूं। इम्यूनाइजेशन, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डायरिया, ओआरएस और जिंक, और जब निमोनिया होता तो एंटीबायोटिक का प्रावधान होना चाहिए, और आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन ए सप्लीमेंटेशन होना चाहिए, और डीवर्मिंग की जो प्रोग्राम है उसको होना चाहिए। और इन बच्चों को हमें अच्छी तरह से उनसे बातचीत करना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए, खेलना चाहिए उनके साथ, ताकि उनका दिमाग जो है वो अच्छी तरह से डेवलप हो। और स्वच्छ के प्रिंसिपल जो है उनको हमें फॉलो करना है। अब तीसरा मुद्दा आता है कि फूड का इशू है। तो पहली बात ये साबित हो गई कि कुपोषण इज नॉट ओनली अबाउट फूड, लेकिन यस, हाफ ऑफ कुपोषण इज फूड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड। फूड में जो है ये याद रहे कि हमारा नॉलेज और प्रैक्टिस जो है बच्चों की खुराक के बारे में इनएडिक्वेट है। ये पक्की बात है। हमारे पास फूड की कमी पर से नहीं है, और टेक होम राशन भी प्रावधान किया जाता है आईसीडीएस के द्वारा।
और इसी को बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चे के लिए फीडिंग है क्या? न्यूबॉर्न में बच्चे की फीडिंग है कि उसको माँ का दूध फर्स्ट आवर में मिलना चाहिए, पहला प्रिंसिपल। पहले 6 मंथ की क्या कहानी है, जब बच्चा पैदा हुआ उसको माँ का दूध विद इन 1 आवर मिलना चाहिए, फिर उसको 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए। फिर तीसरा प्रिंसिपल है कि बच्चे को माँ का दूध 2 साल तक मिलते रहना चाहिए, 6 महीने के बाद और खिलाना है, उसकी बात करेंगे। और चौथा प्रिंसिपल है कि जो छोटा बच्चा है जिसकी मैंने बात करी है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं फीडिंग की, न्यूट्रिशन की, दूध निकाल के देना पड़ता है, वो सक नहीं कर पाता, उसके ऊपर हमारी खास नजर होनी चाहिए। जो न्यूबॉर्न छोटा पैदा हुआ है उसके लिए और तो कोई खुराक है ही नहीं है, सिर्फ माँ का दूध ही देना है, तो उसको हमें पूरा करना है। तो ये 4 प्रिंसिपल है। स्टार्ट विद इन 1 आवर, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ, कंटिन्यूइंग ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 2 years एंड स्पेशल केयर ऑफ द लो बर्थ वेट बेबी इंक्लूडिंग कैंगरू मदर केयर, जो कि ब्रेस्ट से बच्चे को लगा के रखते हैं। और फिर 6 महीने पे खुराक के माँ के दूध के अलावा ऊपर की खुराक जो है, पूरक आहार जिसको कहते हैं, जो कि फूड है, लेकिन फूड बच्चे के हिसाब से बनाया गया है, उसको हमें देना है और बच्चे का वजन फॉलो करना है। और अगर बच्चा फिर भी अंडर नरिश्ड है तो आईसीडीएस के प्रोग्राम के हिसाब से हमें उसकी मदद करनी है। और हमारे देश के कार्यक्रम हैं कि फैसिलिटी में बच्चा आता है तो ब्रेस्ट फीडिंग की सपोर्ट करते हैं। आशा बहन जी फिर 6 हफ्ते तक जाती हैं 5 बारी, तो ब्रेस्ट फीडिंग, लो बर्थ वेट क्यों करते हैं। और इसी तरह से एक नया प्रोग्राम है होम बेस्ड यंग केयर, उसमें भी जाके हम घरों में हर महीने जाके वहां पे बच्चे का फीडिंग का, हेल्थ का एजुकेशन देते हैं। अब याद रहे कि छोटे बच्चे की फीडिंग मैंने बताया क्यों जरूरी है, पहले ही कुपोषित बच्चा है तो उसको एक्स्ट्रा करना पड़ता है मदद। उस बच्चे को डायरेक्टली अगर ब्रेस्ट से नहीं ले पाता तो निकाल के चम्मच से, जैसे आप देख रहे हैं ये पैलेट है, ये एक चम्मच जैसा होता है, इससे बच्चे को दिया जाता है। ब्रेस्ट को निकालने का, दूध निकालने की प्रावधान होना चाहिए। ये कैंगरू केयर है, तो ये केयर है जो फीडिंग छोटे बच्चों की हमें प्रदान करनी है। ये करेंगे तो बचेगा कुपोषण, बातों से नहीं बचेगा, बोलने से, लेक्चर देने से नहीं होगा, ये करके दिखाना पड़ेगा। हर माँ को ये नहीं करना आता, हमें पहुंचना पड़ेगा, हमें सिखाना है, करके दिखाना है, मदद करनी है, फैमिली की सपोर्ट लेनी है। उसके बाद फूड को आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग की बात होगी, इनिशिएट विद इन 1 आवर, नथिंग एल्स इंक्लूडिंग वाटर, नो वाटर फॉर 6 months, ओनली ब्रेस्ट मिल्क। 2 साल तक कंटिन्यू करिए, लेकिन 6 महीने पे जाके फिर बात आती है कि पूरक आहार हमने देना है। ये जो डेटा मैं दिखा रहा हूं उसको आप ध्यान से जरा देखिए कि 6 और 8 महीने के बीच में कितने बच्चों को हमने खाना शुरू करा दिया कुछ और। तो आप देखेंगे कि कोई भी लाइन जो है लगभग 40% से ऊपर नहीं है। हमारे आधे, लगभग आधे या आधे से भी ज्यादा बच्चों में, देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो कोई भी, ये 70% वाली एक स्टेट है, उसको छोड़ दीजिए। टिपिकल स्टेटें जो है 43% बच्चों में ही हम खाना शुरू करते हैं, तो पहले हम खिलाना ही नहीं शुरू करते। 6 महीने हो गए हैं, ऊपर का पूरक आहार करना चाहिए, हम खिलाते ही नहीं है। ये मिडिल क्लासेस की भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ हम फेल होना शुरू हो गए। तो वो 6 महीने बाद ये लाइन ऊपर जा रही थी अंडर न्यूट्रिशन की, उसको आप समझ सकते हैं कि क्यों जा रही है। ये याद रहना चाहिए कि वजन के हिसाब से जो न्यूबॉर्न की खुराक की जरूरत होती है वो बड़े की खुराक से ज्यादा होती है, 120 कैलोरीज पर किलो होती है। और अडल्ट की खुराक, 10 साल का जो बच्चा होता है उसकी सिर्फ 56 होती है। बहुत ज्यादा खुराक की बच्चों को जरूरत होती है, और जो नहीं मिलेगी ये, तो बच्चे फिर कमजोर रह जाते हैं। अब ये एक सर्टिफिकेट है हमारा हम सबका कि ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर कितनों में शुरू होती है जी? 57% में। 43% बच्चों में हम यहाँ फेल हो रहे हैं। हम अपने बच्चों को दूध ही नहीं पिलाना शुरू करते। फिर हम कहते हैं कि उनको ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, मैंने बताया 6 महीने तक। हम कितनों में सक्षम हो रहे हैं? 58%। 40% बच्चों को हम दूध ही नहीं पिलाते पूरे टाइम तक। फिर आ गया कि 6-8 महीने में शुरू कराओ जी इनको खिलाना, तो ये डेटा अपडेटेड है, ये बताता है कि 53% में हम मुंह में डालना शुरू करते हैं। अभी पूरी बात नहीं हो रही है, वो हम 47% में शुरू ही नहीं करते। फिर हम कहेंगे कि 1 महीने के बियॉन्ड आप माँ का दूध पिलाते रहिए, तो ये भी हम 82% में है, ये भी हम कायम नहीं होते। तो जो फूड के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारी सोसाइटी के लिए एक सर्टिफिकेट है कि जो हमें दिखाता है कि हम कहाँ पे फेल हो रहे हैं और क्यों फिर ये कुपोषण चला हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा कुपोषण रेट पे है। इसी चीज को हम देखेंगे कि क्या हम इंप्रूव हो रहे हैं क्या। ध्यान से देखिए, ये है
कि अर्ली 1 आवर में फीडिंग वाला लाल वाला हमने इंप्रूवमेंट करी। 2006 में जो 1 आवर विद इन 1 आवर फीडिंग थी वो 23% थी, ये बढ़ के अब 40-50 के हो गई। अच्छा किया हमने, लेकिन 100 नहीं हुई अभी तक, ये तो 100 होनी चाहिए। देख गैप है लेकिन इंप्रूव किया है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है 6 महीने वाली 43-45% में थी 2006 में, थोड़ी सी बढ़ी है, ये भी 100 होनी चाहिए। यहाँ भी हम फेल हो रहे हैं। तीसरा आता है कि फूड खिलाएं बच्चों को टाइम पे 6 महीने पे, तो पहले 53% था, अब हम उससे भी नीचे आ गए। तो हम इसकी जो बिहेवियर चेंज की जो मूवमेंट है वो नहीं पैदा कर सके। हमारे बच्चों को खाना हम शुरू ही नहीं कराते। फिर एक भयानक एक इंडिकेटर आप देखिए, ये कह रहा है कि एडिक्वेट डाइट जो है क्या 6 महीने से लेके 1 साल के बच्चे को जो शुरू कर भी दिया है तो कितना मिल रहा है, इज इट ऑप्टिमम और नॉट। ध्यान से सुनिए इस बात को कि 6 महीने पे खाना खिलाना चाहिए, लेकिन उसकी एक मात्रा का भी तो हिसाब होगा कि जो बच्चा 6 महीने से 2 साल तक, 6 महीने से लेके 2 साल का बच्चा है, अब खिलाना एक चीज है लेकिन उसकी मात्रा कितनी है। मात्रा को अगर कहें कि ऑप्टिमम मात्रा कितनी है, तो आपको हैरानी होगी कि सिर्फ हम 10% बच्चों को पूरा पूरक आहार देते हैं। ओनली 10%, 90% बच्चे हमारे जो हैं वो भूखे हैं। पेट भर जाता है लेकिन न्यूट्रिशन के मामले में भूखे हैं। प्लीज इस डेटा को देखिए ध्यान से, ये मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा चैलेंज है। और 6 महीने के बाद में जो खाना चाहिए शुरू ही नहीं करते, शुरू आधों में करते हैं। जब देते हैं तो हम एडिक्वेट नहीं देते, पूरा नहीं देते। मैंने अभी दिखाया कि कितनी एनर्जी की जरूरत है। तो जब ये होगा तो फिर जो हम देख रहे हैं हालात वो पैदा होते हैं। अब इस चीज को दोबारा कंफर्म कर रहा हूं कि आप ये मत सोचिए कि ये एक डेटा कहीं से लेके आ गए, ये हमारा अपना डेटा है, देश का डेटा है, ये इंडिया है। क्या लिख रहा हूं ऊपर, एडिक्वेसी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग फॉर चिल्ड्रन 6 मंथ्स टू 24 मंथ्स ऑफ एज, और ये दिखा रहे हैं कि हम 15-16 में क्या थे, ये 15-16 है। तो इसमें 6 का डेटा मैंने हटा दिया है, सिर्फ 16 का डेटा ये वाला, ओके 15-16 का डेटा, ये 2005-6 वाला नहीं है। तो इसमें क्या दिख रहा है, ओनली 9-10%, ये देखो भारत में सिर्फ 10% बच्चे हैं जिनको कि हम एडिक्वेट फूड देते हैं, सफिशिएंट फूड वो हम दे पाते हैं। हाईएस्ट कौन सा है, तमिलनाडु में कितना, 30%। ये भी क्या ग्रेटनेस हुई, 100 क्यों नहीं है ये, बाकी देशों में 100 होता है। और अगर ये हालात है तो मिडिल क्लासेस भी नहीं खिला रही हैं ऑप्टिमली बच्चों को, क्या बाद में कॉम्पनसेट कहीं होता होगा पता नहीं। पंजाब को क्या खराबी हो गई है, 8% में भी नहीं एडिक्वेट फूड दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये मुद्दे को प्लीज आप फैलाइए, ये क्रिटिकल इश्यू है, हम अपने बच्चों को एडिक्वेट फूड नहीं दे रहे। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री फूड की जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट में इसकी तरफ आऊंगा। अब आपको मैं ये भी बताना चाहूँ कि ऑप्टिमम अमाउंट क्या होता है। ऑप्टिमम अमाउंट क्या है कि 1 साल का बच्चा, ध्यान से सुनिए आप सब और आगे भी फैलाइए, 1 साल के बच्चे की खुराक जो होती है वो होती है 1000 किलो कैलोरीज, 1000 किलो कैलोरीज। और आप और हम सब की खुराक कितनी है, 2000। एडल्ट को कितना खाना खाना है, 2000। जो मैनुअल लेबर करते हैं 2200। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमें कल्चरली ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि जो 1 साल का बच्चा है उसकी खुराक मेरी और आपकी खुराक का आधा हिस्सा है। हम ये समझ ही नहीं पाते, इसीलिए ये एडिक्वेट फूड कभी हम दे नहीं पाते 90% बच्चों को। आधी खुराक, अब आप आज जब खाना खाएंगे तो आधा खाना अपना जो रखा है ना लंच पे, उसको दूसरे प्लेट में डालिए और सोचो कि 1 साल का बच्चा जिसको गोदी में लेके खिलाना पड़ता है, जो अपने आप नहीं खाता, उतना खाना उसके अंदर जाना चाहिए। ये एक मुद्दा मैं चाहूंगा कि आप याद रखिए, दी कैलोरी एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अ चाइल्ड विद 1 ईयर इज हाफ ऑफ द अडल्ट रिक्वायरमेंट। हाफ, 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड he is just about able to stand and walk with support। एक आधी खुराक है उसकी, और ऑब्वियसली हमारी जैसी खुराक नहीं खा पाएगा, वो एनर्जी डेंस होनी चाहिए, जिसकी की बात ब्रीफली करूंगा स्टॉप करने से पहले। तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फूड की ही बात करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। क्या खिलाना उसको, खाना वही है जो घर में सब में है। एक सीरियल होगा जो कि कार्बोहाइड्रेट देता है हमें, ये राइस होगा या व्हीट होगा, सबको पता है। दूसरी कौन सी घरों में खाता, हम सब घर में क्या खाते हैं, दाल खाते हैं। दाल एक प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन दाल का पानी नहीं खिलाएंगे आप, वो तो पानी है, उसको थिक बना के खिलाएंगे ताकि दाल जो है बच्चे के अंदर जाए। तीसरी चीज क्या होती है खाने में आइटम, हिंदुस्तानी आइटम, वेजिटेबल या फ्रूट होता है तो सीजनल वेजिटेबल आएगी, और आम जो खाने वाला फ्रूट है जिसमें ताकत है जैसे कि बनाना है, उसको आप मैश करके दे पाएंगे।
तीसरा है कि कुछ एक ऑयल होना चाहिए, ऑयल होगा, बटर होगा, घी होगा, तेल होना चाहिए, फैट होना चाहिए, फैट के लिए जरूरी है। चौथा, पांचवा प्रोडक्ट जो होता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट होता है। तो मिल्क में एक मिनरल्स भी हैं, मिल्क में प्रोटीन भी है, मिल्क में कार्बोहाइड्रेट भी है, ये हमारा आम खाना है। फिर इसके ऊपर आ जाते हैं जो कि शुगर आ जाती है, एग हो सकता है, फिश हो सकता है, छठी आइटम ये हो सकती है कि ये भी हम दे सकते हैं। लेकिन हम ये भी नहीं भूलेंगे कि हमारे कार्यक्रमों में टेक होम राशन मिलता है जो कि दिन की जो रिक्वायरमेंट है 30-35% उसको पूरा करता है, और वो बच्चों के लिए बना हुआ है, लेकिन वो खाना भी तो है, खिलाना पड़ेगा बच्चे को। तो इससे फिर फूड क्या बनते हैं, सीरियल और दाल को मिला के खिचड़ी बनती है, दलिया बनता है, सत्तू, पोहा, इडली, सूजी खीर, राइस, ऐसी चीज, चिड़वा है, सेवियां हैं, दही है, राइस कर्ड है। ये खाने जो हैं वो बच्चा खाएगा। हमारे और आप वाली रोटी जो है वो 6 महीने का बच्चा नहीं खा सकता। तो हमें ये प्रमोट करनी है कि ये मिले, लेकिन अमाउंट जरूरी है ज्यादा हो। और क्योंकि अमाउंट जरूरी है तो बच्चे को हम जितनी बारी खाते हैं उससे 2 गुना या 1.5 गुना बारी खिलाओ। हम 4 बारी खाते हैं तो बच्चे को 6 बारी खिलाना पड़ेगा, वो पूरा नहीं खा सकता, पेट छोटा है उसका। फिर वेजिटेबल में कुछ नहीं करना, वही खाना उठाइए, मैश कर दीजिए, ऑयल ऊपर डालिए, इन सब के ऊपर ऑयल को डालिए। ऑयल इज गुड फॉर चिल्ड्रन, हमारे लिए ठीक नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा है। दूध के प्रोडक्ट को आप दूध ले लीजिए, बिना पानी के बच्चे को कप और गिलास से पिलाइए, बॉटल से नहीं पिलाना है। मिल्क का प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, और ये जैसे भी बच्चे खा सकते हैं, गुड़ है, शुगर है, इसको हमें खिलाना है। अब आपको याद रहना चाहिए कि बच्चे को, मैंने अभी आपको कहा कि हमारा 1000 कैलोरी बच्चे को एक को खिलानी है, तो जैसे प्लेट में हम रोटियां रख देंगे वो बच्चा नहीं ले पाता, उसका पेट छोटा है। तो एक कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी उसकी बढ़ाने के लिए एनर्जी डेंसिटी बढ़नी चाहिए, और एनर्जी डेंसिटी जो बढ़ जाती है वो जब हम तेल ऐड करते हैं या बटर ऐड करते हैं तो बनती है। 1 चम्मच जो बटर है या ऑयल है या तेल है उसकी कैलोरीज होती हैं 45, और 1 चम्मच जो शुगर है उसकी 20 होती हैं। ओके, और रोटी जो होती है उसकी कैलोरीज 80 होती हैं। तो 1 चम्मच फैट जो है या बटर है वो आधी रोटी के बराबर है। तो या तो बच्चा आधी रोटी खाए या 1 चम्मच आप ऑयल उसके खाने में ऊपर डाल दीजिए, वो एक ही बराबर है। ये कॉन्सेप्ट भी हमें प्रमोट करना है एनर्जी डेंसिटी का। तो जो बच्चे को खाना मिले वो थिक होना चाहिए, सेमी फुल होना चाहिए, ताकि बच्चा स्वॉलो कर सके। आपको कितना कितना खिलाना है पोर्शन, आधी से 1 कटोरी 6 महीने तक, 1 साल के बाद में 1 से 1.5 कटोरी। कितनी बारी खिलाना है, 1 साल के बाद 5 बारी, 6 महीने से 1 बारी, 3 बारी। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है कि उसको हमें प्यार से खिलाना है, पतला खाना नहीं रखना है, थिक होनी चाहिए कंसिस्टेंसी। और इसको प्यार से खिलाना, ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना, हाथ धोना, बच्चे को स्पून से खिलाना। टाइम लगता है, ये बच्चा अपने आप नहीं खा रहा, ये 1 साल का बच्चा है, अपने आप थोड़ी खा जाएगा इसको। तो जो मदद कर रही है, मम्मा मदद कर रही है, तो उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए कि वो बच्चे के ऊपर टाइम लगा सके। ये ख्याल रखना है, बहला के खिलाना है, खुशी से खिलाना है। और जब खुशी से खिलाते हैं तो ब्रेन स्टिमुलेट होता है, उसका कॉग्निशन, उसको लैंग्वेज, बिहेवियर, बॉन्डिंग, प्यार, ये सब मिलता है। तो ये न्यूट्रिशन इज इंट्रिकेटली लिंक्ड टू बॉन्डिंग एंड स्टिमुलेशन। इसीलिए एंड में मैं कहना चाहूंगा कि इसीलिए हम इसको थीम बनाते हैं कि भारत के सभी बाल खूब खाएं पूरक आहार, इसको प्रमोट करिए प्लीज। बाकी मैसेजिंग हो, पर लेकिन आपको भी लग रहा होगा कि इस तरह से मैसेजिंग क्यों कभी नहीं हुई, हालांकि इट इज सो फंडामेंटल। अभी हमने देखा कि 6 महीने के बाद हमारे बच्चों का क्या हाल होता है, ये दोबारा दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये हम सबके नजरों के सामने हो रहा है। मतलब कि 6 महीने, चलो 17% बच्चे आ गए, इधर ठीक होने की बजाय, ऐसे ग्राफ जाने की बजाय हमारे सामने ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। और ये क्यों फेल हुए, क्योंकि इसी में ही डायरिया होता है। 6 महीने के बाद बच्चा चलना शुरू तो डायरिया होता है, फिर इसी पे ही खाना बढ़ाना चाहिए जो हम बढ़ाते नहीं। सिर्फ 10% बच्चे हैं इस पीरियड में जो अच्छा पूरा खाना खाते हैं। तो इस हालात में ये चीज जो है इसको बदलना होगा, और इसको बदलने के लिए जो की मैसेजेस हैं वो ये हैं आपके सामने अंत में, कि 1000 दिन में ही सारी कहानी आप हो जाती है। Childhood undernutrition is not only about food. Food is only 50% of the issue. It is about diarrhea and other illness prevention. It is about zinc in diarrhea. It is about ORS in diarrhea. It is about maternal health, जैसे मैंने अभी प्रूव किया आपको। तो ये पूरे को ठीक करोगे तो इंडिकेटर चेंज होंगे, सिर्फ कहने से नहीं होंगे, या सिर्फ उससे नहीं होने वाला है। तीसरा है कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग सबसे बड़ा चैलेंज। आपने देखा कि आधे बच्चों में हम शुरू नहीं करते,
और हम 10% में ही पूरा दे पा रहे हैं। ये बदलेगा तो हमारा माहौल बदलेगा। इसीलिए मेरा फाइनल सबमिशन है आपको कि पोषण अभियान के जो गोल है हमारे, और पोषण के जो गोल है, वो जो स्टंटिंग 34 वाली कम करनी है हमने, तो वो तभी होगी अगर बिहेवियर चेंज होगा। उसके बिना जो है वो सिर्फ एक रास्ता है, जरिया है। जब तक बच्चों के मुंह में ब्रेस्ट फीडिंग टाइम पे नहीं होती, छोटे बच्चों का ख्याल नहीं होता, और बच्चों में टाइम पे कॉम्प्लीमेंट्री फूड नहीं होता, एडिक्वेट फूड नहीं मिलता, ये बदलाव संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स बीन सच एन इंसाइटफुल प्रेजेंटेशन। और ये पहले 1000 दिन बच्चे के जीवन में उनके स्वास्थ्य को लेकर कितना ध्यान देना चाहिए और कैसे ये देश की प्रोडक्टिविटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सर, प्रज्ञा आनंद का एक सजेशन है, ये अगर इस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहें तो। आई विश द प्रोग्राम बेनिफिट्स शुड रीच द लास्ट माइल ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ विशाखापट्टनम in Andhra Pradesh. Please focus on the recent thiamine deficiency as identified by KGH Visakhapatnam. पहुंचना चाहिए, मैसेजेस पहुंचाना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वहाँ पे ट्राइबल जिलों में ये कमियां और भी हैं। बच्चों का पैदा होने का साइज भी छोटा होता है। ये हम जानते हैं कि हमारे कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे कि अंडर न्यूट्रिशन रेट्स आर हाई, लेकिन उसका इलाज वही है जो मैंने आज आपको दिखाया। उसका इलाज जो है, जब तक ये बिहेवियर चेंज घर में हर बच्चे के लिए नहीं होगा, ये बदलाव नहीं होगा। अपने आप थोड़ा ट्रेंड है, ठीक हो रहा है, डेवलपमेंट से बिहेवियर बदल रहे हैं, एम्पावरमेंट से हो रहा है। तेजी लानी है तो जो चीजें मैंने ये कही हैं तभी हो। और जब हम कहते हैं कि हम मेजरमेंट करेंगे बच्चे की, इसलिए कि हमें पता रहे कि छोटा बच्चा कौन है, पता रहे कि उसका वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। वजन करने से ही तो वजन नहीं बढ़ जाएगा। वजन तो तब बढ़ेगा जब बच्चा खाएगा। वजन तब बढ़ेगा बच्चे को माँ का दूध पूरा मिले। जी, अंजुम महमूद भी कुछ कहना चाह रहे हैं कि there should be a separate team empowered with full power for real implementation of centrally sponsored scheme to have check and creating awareness among mothers about this fact in a language that they understand, they better understand. और इसी से जुड़ा एक सवाल भी है सर कि इसमें बहुत सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं इस पोषण अभियान को सफल बनाने के लिए। आपके पोषण अभियान में, तो आपके हिसाब से इसको जन आंदोलन का रूप कैसे दिया जाए? व्हाट शुड वी डू? पहली बात है कि जिन्होंने पहला वाला पार्ट कहा है, वो मैसेज जो है हमें अपनी मंत्रालय में लेके जाना चाहिए। उन्होंने ठीक कहा, स्कीम्स नीचे पहुंचे कैसे, उसके बारे में वहाँ चर्चा हो, हम सब उसी मिनिस्ट्री को मदद करना चाहिए। दूसरा है कि जन आंदोलन बनाना है और बिहेवियर चेंज के लिए जन आंदोलन है। ये जन आंदोलन सिर्फ गूंज पैदा करने के लिए नहीं है। गूंज इसलिए पैदा करना चाह रहे हैं कि बिहेवियर में बदलाव आए। जब तक ये बदलाव नहीं आएंगे, सिर्फ कहने से, सिर्फ नारा लगाने से, सिर्फ ये बात करने से नहीं होगा। वही टेक होम राशन पहले तो पहुंचाइए, फिर वो बच्चे को मिले, उसकी सूजी की खीर बन के बच्चे के मुंह में जाए, तब ये बदलाव आए। तो इन चीजों को जन आंदोलन तक पहुंचाने के लिए जिम्मेवारी सरकार की भी है। आज का भी एक एफर्ट उसी डायरेक्शन में है। उसके बाद में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की है और आम समाज की है। और मैं चाहूंगा कि उस आंदोलन में बिहेवियर चेंज की बात हो, उसमें स्लोगन ईयरिंग नहीं हो। स्लोगन ईयरिंग तो अट्रैक्ट करनी है अटेंशन के लिए। जब तक ये बातें नहीं हो तो वो भी काफी नहीं है। उसके बाद अगर छोटे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग में डिफिकल्टी होती है तो किसी ने मदद तो करनी है, वो भी एक प्रोग्राम का हिस्सा। तो अवेयरनेस एक चीज है, खाना खिला के दिखाना। एक आप बच्चों को इकट्ठा करते हैं जो कि एक जन आंदोलन का हिस्सा है, वहां बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फीड करके दिखाते हैं कि ये बच्चा खा रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं खा रहा, करके दिखाएं कि ये कितना फिनिश कर सकता है, कि पूरी कटोरी बच्चा खा सकता है 1 साल वाला, वो करके। तो बिहेवियर चेंज के जो मुद्दे, बोलना एक चीज है, वो अवेयरनेस, लेकिन उसके पीछे जो करके दिखाना है वो एक प्रैक्टिकल डेमो भी होने हैं, पेशेंस से भी देखना है, घर के अंदर भी हमें सपोर्ट करना है, उसका जो तंत्र बना हुआ है उसको इस्तेमाल करना है। आशा
बहन जी के द्वारा, आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा, पंचायती राज वाले, टीचर का, स्कूल में भी इसकी बात होनी चाहिए। ये जन आंदोलन में तो सबकी भागीदारी होती है। जी सर। सर समय कम है, पर हम एक छोटा सा सवाल और लेना चाहेंगे कि कोविड-19 की वजह से ऐसी कई चुनौतियां आई हैं जो जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। तो जो भारत का जो न्यूट्रिशन टारगेट है, वो उसका सामना करने के लिए, ये जो चुनौतियां आई हैं उनका सामना करने के लिए क्या भारत तैयार है, और हम किस प्रकार से इसको देख रहे हैं? देखिए, कोविड की वजह से जरूर मुश्किलात आई होगी, हालांकि कोशिश पूरी करी गई कि टेक होम राशंस और सपोर्ट दे पाएं, लेकिन सिस्टम में क्योंकि डिस्टेंसिंग रखना है तो हुआ होगा। एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि डायरिया वगैरह कम हुआ हो इस बारी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो असर है फैमिलीज में इन चीज़ों के बारे में। तो कहना मुश्किल है, लेकिन आम धारणा यही रहेगी कि जब इतना प्रोग्राम के ऊपर प्रेशर कम हुआ है तो शायद कोई ना कोई कमी रही होगी, तो उसको अब ठीक करना चाहिए। वो एक पीरियड खत्म हो गया, अब तो ऐसा कोई नहीं है कि हम खाना घर नहीं पहुंचा सकते या मैसेजेस घर नहीं जा सकते और जाके हम बता नहीं सकते अपने आप को मास्क पहन के हम क्यों नहीं जा सकते। और इसको बदलाव तो लाना पड़ेगा। आप देखिए ना, बदलाव पे जाइए, बदलाव हमें लाना पड़ेगा कि बच्चों को लुक आफ्टर कैसे करना है, एडोलेसेंट गर्ल के लिए क्या करना है। तो उन मुद्दों को एक्चुअल मुद्दों की तरह पकड़िए, सिर्फ उसको टोकनिज्म की तरह से करने से ही बदलाव वो नहीं आएगा, बिकॉज इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मोर 33-34% अंडर न्यूट्रिशन चिल्ड्रन ऑफ अ ग्रेट नेशन लाइक आवर्स इज नॉट एक्सेप्टेबल। So we are hopeful that Poshan Ma will contribute towards the holistic nourishment of children and create a malnutrition-free India, as we've set a target for ourselves. आपने अपना मूल्यवान समय दिया हमें, उसके लिए बहुत धन्यवाद. I now request Ms. Rupali Banerjee Singh, Member Secretary NCPCR, to give a vote of thanks, please. Good afternoon. Malnutrition is important at every age. Children need proper nutrition to stay healthy and strong and grow up healthy and strong. Nutrition for children can also help establish a foundation for healthy eating habits and nutritional knowledge that a child can apply throughout his life. Experts say that better the nutrition for the child in the womb and during childhood, the better would be their mental development and they will stay healthy. It is an established fact that to ensure nutrition for children, the mother must also get complete nourishment. According to the Government of India, the Prime Minister's overarching scheme for holistic nutrition or Poshan Abhiyan or National Nutrition Mission is the Government of India's flagship program. To improve nutritional outcomes for children, pregnant women and lactating mothers. Launched by the Honorable Prime Minister on the occasion of International Women's Day on March 8, 2018 from Jhunjhunu in Rajasthan, the Poshan, that is Prime Minister's overarching scheme for holistic nutrition Abhiyan, directs the attention of the country towards malnutrition issue and address it in a mission mode. National Nutrition Month, that is Rashtriya Poshan Ma, is celebrated in the month of September to disseminate the necessary and the message related to maternal, infant and young child care and feeding practices and nutrition. It also includes other related interventions such as growth monitoring, anemia management, hygiene and sanitation and so on. On behalf of the Commission, I would like to express my sincere gratitude to Honorable Member Niti Aayog, Dr. V.K. Paul, for giving his time for this webinar and for sharing his valuable ideas on the theme of nutrition. NCPCR is privileged to have you serve for this webinar. We are grateful to you for the informative talk on various aspects of nutrition for children. I would like to thank and acknowledge the support and guidance received from Honorable Chairperson NCPCR, Shri Priyank Kanun Goji. I would also like to thank Ms. Nandita Tiwari of New India Junction. I hope together we will fight against malnutrition and enable our children to grow healthy. Thank you.